नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में भी हम जो पढ़ रहे हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियानों में हमने अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी अभियान को पढ़ लिया है। जिसके बाद जो देवगिरी अभियान के बाद जो अगला अभियान होगा वो होगा वारंगल अभियान। और ये याद रखना कि वारंगल अभियान कब का था? 1309 का। और वारंगल अभियान में जिस सेनापति ने सेना का नेतृत्व किया उसका नाम था मलिक काफूर। वारंगल अभियान में नहीं बल्कि दक्षिण के सारे अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर के द्वारा किया गया। नेतृत्व किसने किया? मलिक काफूर। इसके बारे में पता है आपको? 1000 दिनारी। अब वारंगल देखो, वारंगल कहां पे है? वारंगल ही ये वाला है आज का आंध्र, और ये जो तेलंगाना वाला राज्य है ये वारंगल राज्य का। और यहाँ पे है देवगिरी, और यहाँ पे है द्वार समुद्र, यहाँ पे पांड्य। तो वारंगल अभियान का जो मकसद था वो वही मकसद था जो देवगिरी अभियान का था, यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों को लूटना, वहां की दौलत को हथियाना। अब वारंगल अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर के द्वारा किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को यह आदेश दिया था कि अगर यहाँ का राजा हारने के बाद संधि करने के लिए तैयार हो जाए तो उसकी शर्तों को मान लेना, उसके राज्य को लौटा देना और उसकी शर्तों को मान लेना, क्योंकि हमारा जो मकसद है इस राज्य को दिल्ली सल्तनत में लेना नहीं बल्कि इस राज्य की दौलत को लूटना, अपना बनाना। तो मलिक काफूर सेना लेकर दिल्ली से सेना लेकर देवगिरी पहुंचता है। पहले कहां पहुंचेगा? देवगिरी। देवगिरी के रास्ते से जाएगा, क्योंकि देवगिरी में जो राजा था वो रामचंद्र देव था। और रामचंद्र देव ऑलरेडी पराजित होकर अलाउद्दीन खिलजी का मित्र बन चुका था, एक कर्द राज्य बन चुका था ये वाला राज्य। तो देवगिरी का रामचंद्र देव क्या था? ये अलाउद्दीन का क्या था? मित्र बन चुका था। इसने क्या किया? मलिक काफूर जो सेना लेके आया था उस सेना मलिक काफूर का इसने क्या किया? देवगिरी में स्वागत किया। और मलिक काफूर को सेना का क्या किया? इसने रास्ता इख्तियार कर दिया, यानी रास्ता प्रशस्त किया। कहां का रास्ता? वारंगल अभियान के लिए। रामचंद्र देव ने क्या किया? सेना अपने कुछ सैनिक जो थे वो काफूर के साथ कर दिया। सैनिकों को काफूर के साथ कर दिया, वो सैनिक जो वारंगल का रास्ता जानते थे और इसका मार्ग प्रशस्त कर सकते थे। और क्या किया रामचंद्र देव ने? मलिक काफूर को किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो, कोई कठिनाई न हो, तो उसके लिए क्या किया? उसने जगह जगह पर बाजार खुलवा दिए। रामचंद्र देव क्या है? बाजार खुलवा दिए। बाजार खुलवा देने से क्या होगा कि बाजार खुलवा देने से मलिक काफूर की सेना को किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री का अभाव नहीं होगा और कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जगह जगह बाजार खुलवा दिए, अपने सैनिकों को आगे कर दिया कि इनका रास्ता इख्तियार कीजिए, प्रशस्त कीजिए वारंगल पहुंचने में। ठीक है। तो रामचंद्र देव ने अपनी इतनी जिस प्रकार से सहायता हो सकती थी उस प्रकार से सहायता मलिक काफूर की सेना को दी, क्योंकि मित्र राज्य बन चुका है। अब जैसे ही मलिक काफूर की जो सेना है, अलाउद्दीन की सेना है, वारंगल राज्य में पहुंचती है, तो वारंगल राज्य में दाखिल होते वक्त वारंगल में दाखिल हो रही है, जैसे जो भी नगर आ रहे हैं रास्ते में, वारंगल में जो नगर आ रहे हैं, नगर गांव को क्या कर रहे हैं? वो लूट रहे हैं, बीच वारंगल के बीच में, मतलब काकतीय राज्य से पहले
एक छोटा सी रियासत पड़ती है सिरपुर। सिरपुर पर क्या किया उसने, अटैक किया, वहां के शासक को उसने हरा दिया। हालांकि सिरपुर के शासक ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया, और यहाँ की जो सिरपुर की महिलाएं थी, यहाँ की महिलाओं ने क्या किया, युद्ध हारने के बाद जोहर किया। सिरपुर की महिलाओं ने। और इस जौहर का उल्लेख जो है, इसका उल्लेख कौन करता है, इसका उल्लेख अमीर खुसरो करता है। इसका उल्लेख कौन करता है, अमीर खुसरो। क्योंकि अमीर खुसरो भी किसके साथ था, मलिक काफूर के साथ, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नगरों को लूट रही है, गांवों को लूट रही है इसकी सेना, और बीच में सिरपुर राज्य में क्या हुआ है, वहां का शासक को हराया, किले को जीता, वहां की महिलाओं ने क्या किया, जोहर किया, शत्रुओं से बचने के लिए, अपने शत्रु की रक्षा करने के लिए। अब सेना क्या है कि वारंगल पहुंच जाएगी। वारंगल में जो राज्य था, वारंगल में किसका राज्य, कौन सा वंश था, काकतीय वंश था। याद होना चाहिए आपको काकतीय वंश। और काकतीय वंश की बात की जाए तो काकतीय वंश में गजपति शासक हुआ था, गणपति, और गणपति की पुत्री थी रुद्रमा देवी, जो कि यहाँ की शासिका थी, जिसके बारे में मार्को पोलो उल्लेख करता है। हालांकि अपना टॉपिक नहीं है रुद्रमा देवी, लेकिन बता रहा हूं नॉलेज के लिए कि रुद्रमा देवी यहाँ की शासिका हुई थी और काफी पावरफुल थी। एक शासक की भांति शासन किया था उसने, जैसे अपने रजिया सुल्तान ने किया था, वैसे ही रुद्रमा देवी ने किया था। काकतीय वंश की काफी प्रसिद्ध नायिका थी वो। उस समय यहाँ पर जिस टाइम आक्रमण हुआ था, उस समय यहाँ का शासन जो था वो था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ये यहाँ का क्या था, शासक था। जिस समय मलिक काफूर अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव। अब क्या है कि अलाउद्दीन की जो सेना है, यानी मलिक काफूर जो सेना लेके गया था, उसने क्या किया, जो किला है इस किले को चारों तरफ से घेर लिया, और ये घेरा काफी लंबे समय तक चलता रहा। अब क्या हुआ कि घेर लिया, और जो ये प्रताप रुद्र देव था, इसने क्या किया, किले के दरवाजे बंद कर दिए और किले में युद्ध की तैयारियां करने लगा। हर प्रकार से सुरक्षित कर दिया किले को, और काफी लंबे समय तक मलिक काफूर क्या है, घेरा डाले रहा। अब प्रताप रुद्र देव ने क्या किया, किले के अंदर एक गुरिल्ला युद्ध पद्धति का गठन किया। एक दल का, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के आधार पर एक दल का गठन किया, जो कि गुरिल्ला युद्ध में माहिर हो, यानी छापामार है, उसे छापामार भी कहते, छापामार एक टुकड़ी का गठन किया, जो क्या करेगी कि ये जो घेरा डाल रही सेना, इस सेना को जो कि रसद आ रही है, रसद को रोकेगी छापामार के द्वारा। इनके जो संसाधन है उनको नष्ट करेगी, इनके मार्गों को हटाएगी, रसद की जो सहायता आ रही है जो उसको हटाएगी, सैनिकों को मारेगी। छापामार युद्ध पद्धति क्या होती है, इसमें क्या होता है, अचानक से क्या होता है, अटैक करके सैनिक भाग जाते थे। इतनी गति से आते थे कि अटैक किया और भाग गए, मतलब एक जगह नहीं होता, तितर बितर हो जाते थे, अलग अलग जगह फैल जाते थे। तो एक मकसद क्या है, रसद को काटना, मार्गों को काटना, जो सहायता पहुंचे उसको काटना, और जाके सैनिक है जो कि आपकी जो मजबूत कड़ी है, संसाधन है, उनको नष्ट करना है, इनके हथियार को नष्ट करना है। और इस किले की बात की जाए, जो वारंगल का जो किला है, काकतीय वंश का किला, इस किले के बारे में अमीर खुसरो ये कहता है कि इस किले को स्पात का भाला भी भेद नहीं सकता। मतलब इसकी दीवारें इतनी मजबूत है बाहर से कि इसको स्पात का भाला भी नहीं भेद सकता। स्पात का भाला भी नहीं भेद सकता। किसको?
इस किले, किसका किला है? काकतीय वंश का किला है, वारंगल का किला। इसके बारे में किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। और किले को जीतना मतलब कि पॉसिबल नहीं था, लेकिन क्या है कि घेरा डाले रखा मलिक काफूर ने, और जो ये युद्ध गुरिल्ला युद्ध पद्धति कर रहे थे किले के अंदर से काकतीय शासक यानी प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, उसको ये सब करने के बाद भी, गुरिल्ला युद्ध छापामार युद्ध अपनाने के बाद भी क्या हुई? सफलता हाथ नहीं मिली। क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। मलिक काफूर टस से मस नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि ये तो किले में बंद था, ऊपर से क्या कर रहा था मलिक काफूर की सेना ने, जनता जो थी बाहर, जो किले के बाहर जनता थी, उसको क्या, गांव थे, उसको क्या कर रहे थे? वो लूट रहे थे, बुरी तरह से लूट रहे थे। तो प्रतापरुद्र देव ने देखा कि अगर जनता को लूट के तुर्की सेना की लूट से बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है, तो इससे बढ़िया है कि हम उनसे संधि कर लें। और क्या चाहता था मलिक काफूर भी? ये चाहता था, क्योंकि इससे अलाउद्दीन खिलजी का ऑर्डर था कि अगर वो संधि करने के लिए तैयार हो जाए तो उसकी संधि को एक्सेप्ट कर लेना। तो प्रतापरुद्र देव ने क्या क्या किया कि मलिक काफूर के साथ क्या कर ली? संधि कर ली, संधि का प्रस्ताव रखा और संधि कर ली। और संधि के तहत क्या है कि खूब सारा धन किसको किसको मिला? मलिक काफूर को मिला। इतना धन मिला कि वो हजारों ऊंटों पर इसे लाद के ले गए। और मलिक काफूर को इस संधि के तहत क्या मिला था? इस संधि के तहत प्रतापरुद्र देव ने सोने की बनी अपनी मूर्ति भेंट, किसको भेंट की? मलिक काफूर को। और इस मूर्ति में कोहिनूर हीरा एक माला के अंदर था, कोहिनूर हीरा भी दिया गया, कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर को दिया गया। ये कोहिनूर हीरा कहा था? गोलकुंडा की खानों से निकला। तो इसमें क्या है? सोने की मूर्ति, बनी मूर्ति प्रतापरुद्र देव ने अपनी खुद की सोने की बनी मूर्ति किसको दी? मलिक काफूर को दी, और कोहिनूर हीरा भी दिया। और इसके साथ ही काफी सारे घोड़े, बैल और हीरे जवाहरात काफी मात्रा में इस संधि की शर्तों के तहत मलिक काफूर को दिए गए। इतना सोना यहां से प्राप्त हुआ कि जो आर एस शर्मा है, आर एस शर्मा, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इतनी धन की प्राप्ति होने के कारण जो महमूद गजनेवी का शव है, उसकी आंखें कब्र से चमकने लगी, कब्र में उसकी आंखें चमकने लगी। आर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि इतने धन को देखकर महमूद गजनेवी की आंखें भी कब्र में चमकने लगी इस सोने को देखकर। मतलब इतना सोना था, जितनी इसकी इतना सोना मिला यहां से उसको, कि इतना सोना महमूद गजनेवी को पूरे भारत को लूटने पर, जो उत्तर भारत में उसने लूटा था, उससे तो कई गुना ज्यादा धन यहाँ अकेले काकतीय राज्य से उसको मिली है। उसके इस लूट के कारण महमूद गजनवी की जो लूट थी वो फीकी पड़ गई, कहने का मतलब ये। तो इस प्रकार से क्या है कि जो काकतीय वंश, जो काकतीय राज्य था, ये भी किसके अधीन आ गया? ये भी अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ गया। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। इतना सोना प्राप्त हुआ कि सोने को हजारों ऊंटों पर लाद कर दिल्ली पहुंचाया गया, यहां से देवगिरी से दिल्ली। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? जो वारंगल का किला था वो भी फतह कर लिया गया। ठीक, इसे नोट करो। आगे देखो, यहां से जो धन लेके गया था मलिक काफूर दिल्ली, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसको सम्मानित भी किया। देखो अगला जो अभियान रहेगा वो रहेगा द्वार समुद्र, जिसे आज हेमेलिड के नाम से भी जाना जाता है, जो मैसूर राज्य में पड़ता है। हेलेविड।
यहाँ का जो शासक था वो था बल्लाल देव तृतीय। और बल्लाल देव तृतीय क्या होता है कि मलिक काफूर से हार जाता है। अगला अभियान रहेगा तीसरा अभियान द्वार समुद्र। द्वार समुद्र अभियान कब है? 1310 ईस्वी। देख, द्वार समुद्र में जो शासन था वो था होयसल। यहाँ का राजा शासक कौन था? शासक का पता होना चाहिए कि उस समय वहां का शासक कौन था। शासक था बल्लाल देव तृतीय। सेना का नेतृत्व किसने किया था? यह आपको पता होना चाहिए, मलिक काफूर। दक्षिण की सभी सेनाओं का नेतृत्व, अभियानों का नेतृत्व इसने किया था। अब देखो, जब मलिक काफूर ने दो राज्यों को जब जीत चुका था, वो द्वार देवगिरी और वारंगल को, तो उससे क्या है कि उसको दक्षिण भारत, जो दक्षिण प्रायद्वीप है, उसकी स्थिति का क्या हो गया था, अंदाजा हो गया था उसे। वो भली बात यहाँ से परिचित हो चुका था और उसने इन अभियानों के जरिए जो बाकी के जो राज्य बचे हुए थे उनकी धन संपन्नता के बारे में भी, धन संपत्ति के बारे में भी सुन रखा था कि यहाँ पर कितनी धन संपत्ति है, और उन्हीं धन संपत्ति को लूटने के मकसद से क्या करेगा, वो द्वार समुद्र को भी अपने अंडर में ले। तो देखो, द्वार समुद्र का है, द्वार समुद्र जो आज का जो मैसूर राज्य है वो पहले द्वार समुद्र कहलाता था। इसके राजा ने आज इसे हेबेलिड के नाम से जाना जाता है। अब देखो, मलिक काफूर ने क्या किया कि दिल्ली से चला, वो दिल्ली से चलते हुए काफी 2.5 महीने का समय लग गया उसे देवगिरी आने में। कहां आएगा पहले वो, यहां से देवगिरी आएगा, देवगिरी से फिर द्वार समुद्र जाएगा। ये वाला राज्य को जीत चुका था। देवगिरी आएगा पहले, देवगिरी यहां पहुंचेगा मलिक काफूर। और देवगिरी के शासक ने उसी प्रकार उसका स्वागत किया जैसे वारंगल अभियान के दौरान किया था। कुछ सैनिकों को उसके साथ कर दिया, बाजार खुलवा दिया, हर प्रकार की सहायता दी। और क्या किया, और जो दक्षिण का जो मार्ग था उस मार्गों की उसकी जानकारी दे दी, किसको, मलिक काफूर को। और कुछ सैनिक उसके साथ लगवा भेज दिए मलिक काफूर की सेना के साथ, ताकि वो मार्ग में जो बाधा है उसको दूर करे और क्या है, उनका सेना का मार्ग प्रशस्त करे, सेना को मार्ग दिखाए। जब क्या है, द्वार समुद्र पर मलिक काफूर ने अटैक किया, वो कर रहा था, उस समय जो यहाँ का जो शासक था बल्लाल देव तृतीय, ये कहां पर बिजी था, ये दक्षिण में। बल्लाल कहां बिजी था, ये पांड्य राज्य के गृह युद्ध में बिजी था। पांड्य राज्य में जो गृह युद्ध चल रहा था, इसमें व्यस्त था। और एक बात और कि देवगिरी में जो शासक था, यहाँ का शासक रामचंद्र देव, ये भी क्या है, इसने भी जानबूझकर इसकी सहायता की तुर्की सेना की, क्योंकि इसकी काफी लंबे समय से सीमाओं को लेकर क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था और आपसी झगड़े हो रहे थे। इसको लेकर किसके साथ, बल्लाल देव के साथ। तो बल्लाल देव ने बल्लाल देव ने क्या है, कई बार देवगिरी पर चढ़ाई कर दी थी, कई बार आक्रमण किए। तो उससे क्या है, दोनों में मनमुटाव चल रहा था, दुश्मनी चल रही थी। तो इस वजह से भी रामचंद्र देव ने तुर्की सेना को सहायता दी, किसके खिलाफ, बल्लाल देव के साथ, बल्लाल देव के खिलाफ। और इस समय क्या था, बल्लाल देव जब ये सेना आ रही थी, उस टाइम पांड्य राज्य में गृह युद्ध चल रहा था, सुंदर पांडे और वीर पांडे में, उस समय गृह युद्ध में बिजी था। और गृह युद्ध में बिजी होने के कारण ये जब वापिस लौट के आता है, जिसकी सेना वैसे थकी हुई थी, वापिस थका वापिस चला आता है, और मलिक काफूर के साथ जब ये युद्ध करता है, दोनों में युद्ध होता है जिसमें ये मलिक काफूर जीतता है और ये हार जाता है। कि सेना थकी हुई थी, नॉलेज नहीं है कि किस तरह से लड़ना है, और जो मलिक काफूर की सेना है वो वैसे बहुत तगड़ी थी, उत्तर में मंगोलों से लड़ चुकी थी, राजपूतों से लड़ चुकी थी, तो काफी एक्सपीरियंस था इनको।
और किस तरह से किसी परिस्थिति में किस तरह से लड़ना है, ये सब की जानकारी इसकी सेना को भली भांति थी। ये हार जाता है, हारने के बाद क्या होता है, दोनों में संधि होती है। याद रखना कि सबके साथ संधि करेगा दक्षिण के अभियानों में, क्योंकि दक्षिण के अभियानों का मकसद ही ये था यहाँ की दौलत को लूटना, यहाँ के राज्य को अपने अधीन बनाना, करद राज्य बनाना, कर के रूप में कर आता रहे। क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं था अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि दिल्ली से वो दक्षिण भारत को अपने कंट्रोल में रख सके। तो कंट्रोल में ना रखकर उसने क्या किया, इन राज्यों को जीत लिया और जीतने के बाद इनको उन्हीं शासकों को सौंप दिया, केवल उन्हीं शासकों को अपने अधीन ले लिया, और वो अधीन राजा क्या करेंगे, इसको प्रतिवर्ष कर बेचेंगे, क्योंकि जनता पर उनका नियंत्रण था। जनता पर नियंत्रण बनाए रखना, लंबे समय से नियंत्रण शासक के अंडर में रहती है जो जनता, तो उसकी क्या हो जाती है, वो भक्त हो जाती है, उसी को अपना राजा मानती है, उसी के कहना मानते हैं, उसी वंश के शासकों का। तो अलाउद्दीन के लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि वो इन राज्यों को अपने अंडर में रख सके, इतने पूरे बड़े प्रायद्वीप को, दक्षिण भारत को। तो इन्हीं वहां पे सौंप दिया। उसने कूटनीति से काम लिया, थोड़ा अपनी दूरदर्शिता का काम, दूरदर्शिता की नीति दिखाई। यहाँ पर संधि कर ली। संधि के तहत क्या है कि संधि के तहत काफी सारा धन प्राप्त हुआ, किसको, मलिक काफूर को। और बल्लाल देव ने क्या किया, अपने राज्य का एक हिस्सा, काफूर को दे दिया। और बताया जाता है कि काफूर ने यहां पर एक मस्जिद भी बनाई। काफूर ने यहां पर एक मस्जिद बनाई। अब कुछ किया था इस बात को गलत मानते हैं, क्योंकि काफूर यहां पर मात्र 2 मिनट, काफूर यहां पर 2 सप्ताह लटा था, 2 सप्ताह रुका था ओनली। तो ये जो हैवेलिड का जो द्वार समुद्र का क्षेत्र, द्वार समुद्र है, होयसल राज्य, ये भी किसके अंडर में आ गया, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ गया। ठीक है, अब बल्लाल देव हारेंगे। अब एक राज्य बचता है, वो है पांड्य राज्य। अब देखो पांड्य राज्य के बारे में, इसे मैं मिटा देता हूं। याद रखना है आपको केवल शासक कौन था, नेतृत्व किसने किया और इसकी सहायता किसने की, देवगिरी राज्य ने। और जिस समय ये या आक्रमण के लिए आया था उस समय ये कहां भी जीता, ये पांड्य राज्य गृह युद्ध में भी जीता। लौटता है, युद्ध करता है, युद्ध में हार जाता है, हारने के बाद संधि होती है, संधि में क्या होता है, अपने राज्य का हिस्सा दे देता है और उसके साथ बहुत सारा धन भी देता है। धन इतना था यहाँ पे। और क्या है कि मलिक काफूर 2 सप्ताह रुकता है। उसके बाद क्या होगा, अगला अभियान होगा पांड्य राज्य पर। अब द्वार समुद्र को तो जीत लिया। अब द्वार समुद्र को जीतने के बाद मलिक काफूर की निगाह पड़ेगी पांड्य राज्य पर, और पांड्य राज्य पर जो अटैक करेगा वहां से सबसे ज्यादा धन वो लूटेगा। जितना धन, मतलब कि दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा धन कहां से प्राप्त करेगा मलिक काफूर, ओनली पांड्य राज्य से। यहां से तीनों से भी प्राप्त किया था, लेकिन उससे भी कहीं गुना ज्यादा धन वो पांड्य राज्य से करेगा। और पांड्य राज्य को जो मुस्लिम इतिहासकार किस नाम से जानते हैं, लिखा है उनको, मुस्लिम इतिहासकारों ने किस नाम से लिखा है उनको, उसे माबर लिखा है। युगा 1311। ठीक है, देखो यहां का जो शासक था वो था कुलशेखर। कुलशेखर की 2 संतानें थी, एक था वीर पांडे, दूसरा था सुंदर पांडे। वीर पांडे था अवैध, नाजायज था।
ये वेद। और कुलशेखर ने मृत्यु के पश्चात वीर पांड्य को क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया इसको। और वीर पांड्य और सुंदर पांड्य में क्या हो गया, उत्तराधिकार को लेकर क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया, सत्ता को लेकर युद्ध हो गया और वीर पांड्य को सत्ता प्राप्त हो गई। तो वीर पांड्य ने क्या किया, सुंदर पांड्य को राज्य से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। अब उसी समय देखो, उसी समय क्या था कि मलिक काफूर जो था वो दक्षिण आया हुआ था, दक्षिण अभियान कर रहा था। और दक्षिण अभियान में कौन सा अभियान था उसका, पांड्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा था, पांड्य राज्य पर। तो जो सुंदर पांड्य है ये कहां चले जाएगा, मलिक काफूर के पास चला जाएगा और मलिक काफूर से क्या करेगा, सहायता की बात करेगा, सहायता की प्राप्त, सहायता मांगेगा यहां से सहायता। मलिक काफूर कहेगा ठीक है सहायता दी जाएगी। अब क्या है कि मलिक काफूर पांड्य राज्य पर क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा। उस समय का राजा कौन था, वीर पांड्य। वीर पांड्य क्या करेगा, ये भाग जाएगा, मतलब कि मलिक काफूर के हाथ नहीं लगेगा। और इसने क्या किया था, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एकमात्र राज्य, ये याद रखना, एकमात्र राज्य जिसने, ये याद रखना कि पांड्य राज्य ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता को नहीं स्वीकारा, अधीनता को नहीं स्वीकारा, यानी कि राजनीतिक दृष्टि से ये अभियान क्या था, असफल था। याद रखना, ये लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी का राजनीतिक दृष्टि से सबसे असफल अभियान कौन सा था, पांड्य राज्य पर आकर। लेकिन अगर धन प्राप्ति की बात की जाए, धन प्राप्ति की दृष्टि से सबसे सफल अभियान अब प्राप्त हुआ। सुंदर पांडे जो था, वीर पांडे जो था, वो यहां से भाग गया, उसने कोई संधि नहीं स्वीकारी। वो मलिक काफूर उसको ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिला। तो मलिक काफूर ने क्या किया, पूरे पांड्य राज्य को रोन डाला और यहाँ पांड्य राज्य को क्या की, लूटपाट की। पूरे पांड्य राज्य में क्या की, लूट, पूरे पांड्य लूटा, पांड्य राज्य को लूट लिया के घोड़े, बैल, ऊंट, जितने भी सामान, सोने चांदी, यहाँ के मंदिरों तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि मंदिरों में क्या था कि उस टाइम पर खजाना छुपा रहता था, धन प्राप्त, धन काफी धन रहता। तो मंदिरों को लूटा, राज्य को लूटा, या कि नगरों के जो महाजन थे, व्यापारी थे, सबको लूटा। इतना धन यहां से प्राप्त हुआ कि वो धन अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों के खर्च करने के बाद भी काफी सारा धन तुगलक वंश के शासकों तक बना रहा। इतना धन प्राप्त हो यहां से, सबसे ज्यादा धन। लेकिन सुंदर वीर पांड्यों के हाथ नहीं लगा। तो कहा जाता है कि धन प्राप्ति की दृष्टि से यह सबसे सफल अभियान था। और इस अभियान में जो सहायता की थी वो की थी बल्लाल देव ने। याद रखना, बल्लाल देव ने पांड्य राज्य पर आक्रमण करने में तुर्की सेना क्या की थी, सहायता की थी, क्योंकि ये इस रास्ते से भली भांति परिचित था। कहां से, पांड्य राज्य के बारे में। तो इसने क्या किया था, तुर्की मलिक काफूर की सहायता की थी।
और सुंदर पांडे ने इससे सहायता मांगी, किससे? मलिक काफूर से, सत्ता प्राप्ति के लिए, गृह युद्ध में विजय होने के लिए। लेकिन जो वीर पांडे है उनके हाथ नहीं लगा, राज्य को काफी लूटा। लूटने के बाद क्या है कि जो सारा धन था वो घोड़ों, ऊंटों, बैलों पर लाद कर दिल्ली पहुंचा दिया गया। और कहा जाता है कि धन तो लूट लिया, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से सबसे असफल अभियानों में से एक था ये पांड्य राज्य, क्योंकि यहाँ के राजा ने, यहाँ के शासक ने न तो क्या किया, अधीनता स्वीकार की, न तो क्या किया इस अभियान में, न तो अधीनता स्वीकार की और न संधि की। अधीनता और संधि किसी प्रकार की कोई शर्त यहां पर लाद नहीं सका। कौन? अलाउद्दीन खिलजी या मलिक काफूर। तो राजनीतिक दृष्टि से सबसे असफल अभियान जो कहा जाता है वो कहा जाता है पांड्य राज्य का अभियान, और धन प्राप्ति के लिए सबसे सफल अभियान पांड्य राज्य का अभियान। ये याद रखना है आपको। यहां से वो सारा धन लेकर कहां चल जाएगा? दिल्ली चल जाएगा। दिल्ली जाने के बाद क्या करेगा? मलिक काफूर को सम्मानित करेगा, और इसमें सहायता जो जिसने व्यक्ति, जिस शासक ने सहायता दी थी, बल्लाल देव तृतीय ने, तो इसको क्या करेगा? वो 10 लाख टका देगा, 10 लाख टका मुद्राएं देगा, सोने की 10 लाख सोने की टका मुद्राएं देगा, और एक छत्र देगा जिसे वो यूज कर सके। छत्र दे, एक हरा छत्र, और एक चंदोवा देगा। चंदोवा, छत्र वगैरह वो देकर से क्या करेगा? इस बल्लाल देव को सम्मानित करेगा, ठीक है, और मलिक काफूर को भी सम्मानित करेगा। और इस प्रकार से क्या है, दक्षिण भारत के जो अभियान थे, सफल जो अभियान थे, ये पूरे होते हैं। एक और अभियान है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये मिटा देता हूं। देखो, जो देवगिरी का अभियान है, और जो ये देवगिरी राज्य है, ये क्या है कि ये देवगिरी राज्य, ये क्या था, ये अलाउद्दीन खिलजी का मित्र राज्य बन चुका था। लेकिन यहाँ का शासक था रामचंद्र देव, इसकी मृत्यु हो जाती है 1312। इसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ का जो शासक बनेगा वो बनेगा सिंगण, इसका पुत्र। इसलिए क्या करता है, ये दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर देता है। विद्रोह कर देगा, और इस विद्रोह को दबाने के लिए मलिक काफूर आएगा। कौन आएगा? मलिक काफूर। अब इसने विद्रोह क्यों किया, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि इसकी जो मंगेतर थी देवल देवी, जो किसकी पुत्री थी, वो थी बघेल राजा कर्णदेव की, कमला देवी और कर्णदेव की पुत्री। जो कमला देवी तो अलाउद्दीन खिलजी के हरम में थी, इसने उससे निकाह कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो कर्ण बघेल था वो देवगिरी आ पहुंचा था। देवगिरी आने के बाद उसकी पुत्री को मलिक काफूर पकड़कर दिल्ली भेज देता है, जिसके साथ खिजर खाने क्या करता है, खिजर का क्या कर लेता है, उससे शादी कर लेता है। और इसी वजह से क्या था, जो सिंगण था, ये अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी मंगेतर, इसकी शादी होने वाली थी देवल देवी के साथ पहले, लेकिन मलिक काफूर उसको पकड़कर वहां भेज देता है। तो इस वजह से इसने विद्रोह कर दिया, ये भी कहा जाता है। इस वजह से इसने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर लिया, और विद्रोह को दबाने को था मलिक काफूर। मलिक काफूर के साथ युद्ध में ये क्या करता है, ये मारा जाता है। और मलिक काफूर क्या करेगा, देवगिरी को क्या करेगा, वो देवगिरी को अपना मुख्यालय बना लेगा, अपना मुख्यालय बना लेगा, और 2 वर्ष तक यहाँ रुकेगा। और 2 वर्ष बाद क्या करेगा, वो तो रामचंद्र देव के दामाद, रामचंद्र देव का जो दामाद था, उसका नाम देखो, रामचंद्र देव का दामाद जिसका नाम था हरपाल देव। हरपाल देव क्या बनेगा, क्या करेगा, यहाँ का शासक नियुक्त करके खुद दिल्ली चला जाएगा। तो जो अंतिम वो था, जिस प्रकार से क्या हुआ, जो विद्रोह था वो भी क्या कुचल दिया गया, अंतिम विद्रोह जो था।
तो इस प्रकार से क्या है कि जो दक्षिण भारत है वो क्या गया, दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ गया, उसके अधीन आ गया। दिल्ली सल्तनत ने यहाँ डायरेक्ट शासन ना करके उनके राजाओं को ही वापस यहाँ पर बैठा दिया और उनको अपना अधीन राज्य बनाकर, करद राज्य बनाकर उनसे रेगुलर क्या करते रहे, वो धन कर के रूप में धन लेते रहे। और इन दक्षिण भारत के राज्य की बात की जाए तो इनकी आपसी एकता के अभाव ने इनको दिल्ली सल्तनत के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इनकी आपसी प्रतिद्वंदिता, शत्रुता, ईर्ष्या, वैमनस्य और आपसी जलन के कारण इनके एकता के बंधन में ना बंध कर ये एक दूसरे के खिलाफ ही दुश्मन सेना की सहायता करते रहे, जिसके कारण क्या है कि इनको जीतने में अलाउद्दीन की सेना को बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इनकी खुद की एक तरीके से खुद की लापरवाही और खुद की संगठित न होने के कारण इनको दिल्ली सल्तनत की सेना के सामने झुकना पड़ा और उनका शिकार होना पड़ा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की जो सेना थी उन्होंने दक्षिण भारत को जीत लिया और पहली बार जो पूरा दिल्ली सल्तनत के टाइम पर पहली बार पूरा भारत एक केंद्रीय तंत्र के अंडर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी के अभियान जो है ये आज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार हैं, उसके बाजार नियंत्रण व्यवस्था, उसके आर्थिक सुधार, सैनिक सुधार और इसकी जो और भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनके बारे में चर्चा करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।